गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 15 में आगे देखेंगे। हम उत्पादन के साधन की बात करेंगे। प्राकृतिक संपत्ति और श्रम की सहायता से चीज वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यह उत्पादन करने के लिए अनेक विध साधनों का उपयोग होता है। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है: जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। इन सभी साधनों का परिचय निम्न अनुसार है। पहली बात करेंगे जमीन की। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी की ऊपरी परत को कहते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। इस प्रकार जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। दूसरा पॉइंट है पूंजी। उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले मानव सर्जित साधन जैसे यंत्र, औजार, मकान आदि का समावेश पूंजी में होता है। श्रम भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। कृषि, मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि के कार्य को श्रम कहते हैं। नियोजन माने नियोजक उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे तीनों साधनों को लाभ के उद्देश्य से कुशलतापूर्वक संयोजन करने वाले व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इस तीनों साधनों को योजनापूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है। उत्पादन के साधनों का बंटवारा। मानव की आवश्यकताएं असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन सीमित है। विश्व के किसी भी देश में साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश अपने पास सीमित साधनों का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करे आदि प्रश्न साधनों के बंटवारे में उद्भव होते हैं, जिसकी चर्चा निम्न अनुसार कर सकते हैं। पहली बात करेंगे असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित और असीमित होती है। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है। उन अनेक आवश्यकताएं बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती है, तो कुछ आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती है। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएं असीमित होती है। इसीलिए इन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम। असीमित आवश्यकताओं हमारे बहुत आवश्यकता हो, इसमें से मुझे पहला क्रम किसको देना है इसकी बात करेंगे। असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण, यह व्यक्ति को निश्चित करके और आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े और उसके बाद अन्य आवश्यकताएं। इस प्रकार उत्पादन के साधन सीमित होने से
आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम निश्चित करना पड़ता है। मर्यादित साधन उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है। ये सभी साधन मर्यादित होते हैं, इसलिए इनका मितव्ययिता से उपयोग करना पड़ता है और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। साधनों का वैकल्पिक उपयोग आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन सीमित होते हैं। इतना ही नहीं, परंतु वे वैकल्पिक उपयोग वाली होती है। उत्पादन का साधन कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है। इस प्रकार यह उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे जमीन में गेहूं की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली या अन्य कोई फसल नहीं बोई जा सकती। हम कोई भी एक ही फसल बो सकते हैं। जमीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार उपयुक्त परिस्थिति में अधिक आवश्यकता संतुष्ट हो, इस तरह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। उत्पादन के साधनों के बंटवारे की पद्धतियां उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ बंटवारा करके और अधिक तीव्रता से आर्थिक विकास करने का प्रयत्न प्रत्येक देश करता है। पहली बात बाजार पद्धति और दूसरी समाजवादी पद्धति। ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे की एकदम विरोधी है। इन दोनों पद्धतियों का समन्वय करके अन्य कुछ पद्धतियां भी विकसित हुई है। प्रत्येक देश अपने अनुरूप हो ऐसी एक या दूसरी पद्धति स्वीकारता है। उत्पादन साधनों के बंटवारे की मुख्य पद्धतियां की जानकारी इस प्रकार है। पहली बात है बाजार पद्धति। अमेरिका, जापान आदि देशों ने अपना आर्थिक विकास बाजार पद्धति से किया था। बाजार पद्धति जो पूंजीवादी पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। इस पद्धति में उत्पादन साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। इस पद्धति में उत्पादन और उसके साथ संलग्न आर्थिक निर्णयों के केंद्र में लाभ होता है। लोगों ने जिन उद्योगों में पूंजी निवेश करना लाभदायक माना, उसमें पूंजी निवेश किया। इस पद्धति में बाजार तंत्र संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। सरकार की कोई भी निश्चित आर्थिक नीति या भूमिका नहीं होती है। बाजार तंत्र में स्पर्धा का तत्व अनोखी भूमिका निभाता है। स्पर्धा युक्त बाजार में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यक्षमता अधिक से अधिक ऊंची ले जानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के कारण अनेक नए संशोधन होते हैं और उत्पादन की नई पद्धति खोजी जाती है, जिसके द्वारा उत्पादन अधिकतम होता है। इससे देशों का आर्थिक विकास तीव्र होता है। इस प्रकार बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व अदृश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में भी पहचानी जाती है। मित्रों, यह एक याद रखने वाली बात है, मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचाने जाने वाले। तो यहाँ पे यह लिख सकते हैं कि बाजार पद्धति में स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा का तत्व उद्देश्य हाथ की तरह समग्र बाजार पर
नियंत्रण रखता है। इस पद्धति में राज्यों का हस्तक्षेप न होने से यह पद्धति मुक्त अर्थतंत्र के रूप में पहचानी जाती है। बाजार पद्धति के लक्षणों की बात करेंगे। पहली बात, उत्पादन के साधनों की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है। दूसरी बात, बाजार पद्धति में आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ होता है। तीसरी बात, ग्राहकों को पसंदगी करने के विशाल अवसर मिलते हैं। चौथी बात, बाजार में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पांचवा, उत्पादन के साधनों का बंटवारा लाभ के आधार पर होता है। आर्थिक निर्णय मूल्य तंत्र के आधार पे लिए जाते हैं। यहाँ आपको यह बाजार पद्धति के लक्षण आपको याद रखने हैं और एग्जाम में आपको पूछा जाए तो यह आपको अच्छे से लिखना है। आगे देखते हैं बाजार पद्धति के लाभ। पहली बात, बाजार पद्धति में व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहती है। उत्पादन साधनों का अधिकतम और कार्यक्षम उपयोग होता है। अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। चौथी बात, अर्थतंत्र में सतत नए संशोधन होते रहते हैं जिसके कारण आर्थिक विकास को गति मिलती है। पांचवा, स्पर्धा के कारण वस्तु की गुणवत्ता श्रेष्ठ बनती है। हमने लक्षण देखे, बाजार पद्धति के लक्षण, बाजार पद्धति के लाभ देखे। अब बाजार पद्धति की मर्यादाएं या कमियां भी देख लेते हैं। बाजार पद्धति के अनेक लाभ होने पर भी वे संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ कमियां या उसकी सीमाएं हैं जो निम्न अनुसार है। लाभ को ध्यान में रखकर उत्पादन होने से विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। आज हमने देखा है कि जीवन जरूरियात वाली वस्तुओं का उत्पादन आज कम होता जा रहा है और विलासिता की वस्तुओं जैसे मौत शौक की एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ों का अभी उत्पादन बहुत अधिक होता है और प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन घटता है। दूसरा, राज्य की कोई भी नीति विषयक भूमिका न होने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय होता है। आगे, ग्राहक को बाजार के विषय में अज्ञानता होने से उनका शोषण होता है। हमें पता नहीं होता है कि बाजार में क्या भाव चल रहा है। कोई रेगुलर भाव लेने के बजाय कोई ज़्यादा भी भाव ले लेता है। संपत्ति और आय का विकेंद्रीकरण होने से आय की असमानता बढ़ती है। एकाधिकार, आर्थिक अस्थिरता, मजदूरों का शोषण आदि का भय रहता है। दूसरी बात करेंगे समाजवादी पद्धति। बाजार पद्धति की अनेक कमियां और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ। यहाँ पे समाजवादी पद्धति का उद्भव क्यों हुआ? तो बाजार पद्धति के अनेक कमियां और असफलताओं के कारण समाजवादी पद्धति का उद्भव हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं। रूस और चीन जैसे देशों ने यह पद्धति अपनाकर तीव्रता से आर्थिक विकास किया था। समाजवादी आर्थिक पद्धति बाजार पद्धति के एकदम विरोधी है। समाजवादी आर्थिक पद्धति में सभी निर्णय राज्य तंत्र द्वारा लिए जाते हैं। उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व राज्य का होता है। इस पद्धति में समग्र अर्थतंत्र का संचालन राज्य द्वारा होता है। उत्पादन, पूंजी निवेश, साधनों का बंटवारा आदि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य द्वारा लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समग्र समाज का कल्याण रहता है। चीज वस्तुओं का उत्पादन और भाव राज्य द्वारा निश्चित होता है। राज्यों का निश्चित किए गए उत्पादन के लक्ष्यांक को सिद्ध करने की जिम्मेदारी राज्य संचालित कारखानों की होती है। कृषि भी राज्य की मालिकी की होती है।
श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाता है और उनके अनुसार काम लिया जाता है। समाजवादी पद्धति के लक्षणों की बात करेंगे। उत्पादन के साधनों की मालिकी राज्य की होती है। दूसरा, अर्थतंत्र में सभी आर्थिक निर्णय राज्य द्वारा लिए जाते हैं। तीसरा, आर्थिक प्रवृत्ति के केंद्र में लाभ नहीं अपितु समाज का हित होता है। श्रमिकों की काम के बदले में वेतन चुकाया जाता है। बाजार पद्धति की तरह समाजवादी पद्धति के लाभ की भी बात करेंगे। समाज की आवश्यकता अनुसार उत्पादन होने से अनावश्यक या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इस पद्धति में उत्पादन के निर्णय राज्य द्वारा लिए जाने से प्राकृतिक संपत्ति का अपव्यय नहीं होता है। आय और संपत्ति की असमानता दूर होती है। ग्राहकों का शोषण नहीं होता है। आगे समाजवादी पद्धति की मर्यादाएं। समान बंटवारा और सामाजिक कल्याण के उम्दा उद्देश्य के साथ लागू की गई समाजवादी पद्धति में भी कुछ कमियां हैं जो निम्न अनुसार है। पहली कमी है, उत्पादन साधनों का स्वामित्व राज्य का होने से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता है। दूसरी बात, स्पर्धा के अभाव के कारण अर्थतंत्र में संशोधन का वेग भी नहीं मिलता है। इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्र नहीं रहता। चौथी बात, राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं मिश्र अर्थतंत्र। बाजार पद्धति और समाजवादी पद्धति की कुछ कमियों के कारण दोनों पद्धतियों की कुछ अच्छी बातों का सुमेल साधकर और मध्यम मार्ग के रूप में मिश्र अर्थतंत्र की पद्धति अस्तित्व में आई। मिश्र अर्थतंत्र अर्थात ऐसी आर्थिक पद्धति जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के स्पर्धी नहीं परंतु पूरक बनकर काम करते हैं। इन पद्धति में निजी क्षेत्र में कृषि व्यापार, विभिन्न उपयोगी माल के उद्योग आदि की मालिकी व्यक्तिगत या निजी होती है, जबकि बाहरी उद्योग, संरक्षण सामग्री के कारखाने, रेलवे, बिजली, मार्ग, सिंचाई आदि आधारभूत चाबी रूपी क्षेत्रों की मालिकी राज्य की होती है। इस पद्धति में बाजार संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता। सरकार द्वारा भिन्न भिन्न तरह से नियंत्रण रखे जाते हैं, जैसे कि समाज में अनिच्छनीय वस्तुओं का उत्पादन रोकने के लिए राज्य द्वारा ऊंचा कर लादा जाता है। तो इसी तरह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी, कर में राहत आदि प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस प्रकार मिश्र अर्थतंत्र एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आर्थिक निर्णय की प्रक्रिया में आर्थिक आयोजन को मुख्य स्थान दिया जाता है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी साहस का सह अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। इस पद्धति में अंकुश या नियंत्रण होने से नियंत्रित आर्थिक पद्धति के रूप में भी पहचाना जाता है। भारत, फ्रांस आदि देशों में मिश्र अर्थतंत्र पाया जाता है। आर्थिक निर्णय और उत्पादन के साधनों के बंटवारे के लिए बाजार पद्धति, समाजवादी पद्धति, मिश्र अर्थतंत्र का हमने अध्ययन किया, परंतु आज विश्व के किसी भी देश में संपूर्णतः बाजार पद्धति या 100% समाजवादी पद्धति अमल में नहीं है। दोनों पद्धतियां अपना विशिष्ट स्वरूप खोकर मिश्र अर्थतंत्र में मिल गई है।
बाजार पद्धति में आज आयोजन और राज्य का नियंत्रण देखा जाता है, जबकि समाजवादी पद्धति में भी आर्थिक छूटछाट और आर्थिक उदारता के प्रभाव देखने को मिलते हैं। परंतु मिश्र अर्थतंत्र में भी कमियां पाई जाती है, जैसे कि आर्थिक अस्थिरता, संकलन का अभाव, आर्थिक नीतियों में असातत्य, आर्थिक विकास का नीचा दर आदि मर्यादाएं मिश्र अर्थतंत्र में भी पाई जाती है। विद्यार्थी मित्र, आज हमने ये पार्ट यहाँ पे 15वां पार्ट कंप्लीट किया है। इसका जो स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना। थैंक यू।